Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on solubility of drugs. It is the part 6. Today we will discuss on solubility of gases in liquid, its importance, various factors that influences the solubility of gases in liquid, and also the Henry's law. सो फॉर वेरियस अदर प्रीवियस पार्ट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ द इम्पॉर्टेंस व्हाई वी स्टडी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड in pharmaceutical preparation. What is the importance or what is the significance of solubility of gases in liquid in the field of pharmaceutics, means in the field of pharmacy में उसकी क्या importance है. So there are various pharmaceutical solutions which contains gases dissolved in liquid, which includes effervescent preparations that contains carbon dioxide, ammonia water with hydrogen chloride gas, then pharmaceutical aerosols containing nitrogen or carbon dioxide as the propellants. So since आपके various pharmaceutical solutions ऐसे हैं जहाँ पर gases को dissolve किया जाता है in liquid, जैसे कि आपके एफरवेसेंट जितने भी प्रिपरेशंस होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, वेराज एमोनिया वाटर में आपके HCl गैस डिज़ोल्व होते हैं. फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, यू मस्ट नो कि एरोसोल्स में जो प्रोपेलेंट होता है वो प्रोपेलेंट कंप्रेस्ड गैस या फिर लिक्विफाइड गैस ही होता है, जिसके वजह से प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण आपके मेडिकामेंट्स विथ प्रेशर लिक्विड या फिर आपका जो भी सॉल्वेंट रहता है उसके साथ डिज़ोल्व रहता है एंड साथ में वहाँ गैसेस भी रहता है विच जनरेट द प्रेशर. दस प्रोपेलेंट के वजह से ही जो कि आपका लिक्विफाइड या कंप्रेस्ड गैस है उसी की वजह से मेडिकामेंट्स एरोसोल से बाहर आ पाता है. सो वेरियस आपके प्रिपरेशंस मौजूद है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, जहाँ पर कि गैसेस डिज़ोल्व होते हैं. दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हाउ गैसेस डिज़ोल्व इन liquid. So now the various factors that influences the solubility of gases in liquid. क्या क्या factors है? So the various factors जो कि important आपका होता है, that is first of all effect of pressure, pressure के वजह से, then temperature के वजह से, then electrolytes and then chemical reaction. ये चार ही factors है जो कि either आपके gases का जो solubility है उसको बढ़ा या घटा सकता है. यही चार factors आपका important होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन केस ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, विच कैन इंक्रीज. बेसिकली प्रेशर इंक्रीज करने से आपका गैसेस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है. सो हाउ, लेट्स सी. द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड ऑन द रिलीज ऑफ प्रेशर solubility decreases and the gas escapes. The effect of pressure on the solubility of gas is given by Henry's law, which states that in a dilute solution, the mass of gas which dissolve in a given volume of liquid at a constant temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas. So as I told, pressure जो है जैसे आप increase करते हो gases का solubility भी increase होता है. Why? You all know that gases में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही लेस होता है गैसेस में, जिसके कारण गैसेस जो है वो फ्री स्पेस में ईजिली आपका मूव कर सकता है, स्टेबल नहीं होता है. सो उन्हें एक साथ इकट्ठा करने के लिए प्रेशर रिक्वायर्ड होता है. प्रेशर के द्वारा ही हम उनके मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक दूसरे के नियर ला सकते हैं. दस देयर इज़ द नीड ऑफ प्रेशर. विदाउट प्रेशर कभी भी हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक कंटेनर में पैक नहीं कर सकते. सो एनीवेज दैट्स वाई जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है गैस के मॉलिक्यूल्स अगेन धीरे 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 वो अपना एस्केप होने लगते हैं. एंड दस द सॉलिबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज, बिकॉज लिक्विड के अंदर हमें गैस के मॉलिक्यूल्स को भरने के लिए प्रेशर देना होगा, जिसके द्वारा ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक साथ अंदर आपके लिक्विड के अंदर जा पाएंगे. एंड वही जैसे प्रेशर आप रिलीज़ करोगे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आएंगे. नाउ इसी इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जानने के लिए हेनरीज लॉ गिवन है. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ उनका कहना है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो अमाउंट, द मास ऑफ गैस, जो भी गैस का अमाउंट आपका डिज़ोल्व होगा
पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर जो भी गैसेस का अमाउंट डिजॉल्व होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी की जब बात हो रही है तो टेम्परेचर वहाँ मेंशन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर भी सॉलिबिलिटी का बढ़ना घटना लगा रहता है। सो इसलिए एक टेम्परेचर, आप दो फैक्टर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते हो, एक वेरिएबल ही एट अ टाइम एक वेरिएबल को लेकर ही चलना होता है। सो टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है, तो एट पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर आप किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में अगर अमाउंट ऑफ गैस को मेज़र करना चाहते हो तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर के बारे में मैंने पहले भी बताया है, वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस क्या है। वेपर प्रेशर जब आप नॉर्मली किसी लिक्विड को छोड़ देते हो इन अ कंटेनर एंड वो उस कंटेनर के अंदर जब वेपराइज होने लगता है तो वेपर बनते के साथ ही वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है विद इन दैट कंटेनर, सो वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। वही अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर का, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी भी लिक्विड, सॉलिड या गैस जिसके लिए भी, जब वो किसी कंटेनर के अंदर अकेला रहे और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है एट इट्स वेपर फेज, दैट इज़ वेपर प्रेशर। वही अगर हम लिक्विड्स को एक साथ मिला ले, लिक्विड एंड जो भी चीज़ें हैं, हम अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट बहुत सारा चीज़ अगर दो लिक्विड को एक साथ ले ले विद इन अ कंटेनर एंड उस सॉल्यूशन में सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब उस मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को आप एक कंटेनर में रखते हो एंड उस सॉल्यूशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, जो भी लिक्विड्स मौजूद है, वो अपने अपने हिस्से का प्रेशर एक्सर्ट करेगा जब वो वेपर बनेगा। यानी कि जब आप सॉल्यूशन को वेपर बनाते हो तो वहाँ पे मान लीजिए ए एंड बी दो सॉल्वेंट मौजूद है, वो दोनों लिक्विड अपने अपने हिस्से का वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा विद इन दैट सॉल्यूशन, तो उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। यानी कि जब मिक्स फॉर्म में रहे दैट इज़ पार्शियल प्रेशर, वही अगर अकेला वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है देन इट इज़ वेपर प्रेशर। सो एनीवेज इसके बारे में पहले भी मैंने बताया है। सो हेयर इट इज़ कि कितना अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगा पर्टिकुलर लिक्विड में पर्टिकुलर टेम्परेचर के होते हुए, सो वो आप अनुमान कर सकते हो या फिर एस्टिमेट कर सकते हो बाय इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका अमाउंट ऑफ गैस जो डिज़ोल्व होता है पर्टिकुलर लिक्विड में वो भी इंक्रीज़ होगा। सो ये आपका अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो एक्सप्रेशन है दैट इज C इज इक्वल्स टू सिग्मा P। C आपका कंसेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस, मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस आपका डिजॉल्व होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस एक्चुअली। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा आपका सॉलिबिलिटी कोएफिशिएंट है, मतलब हर एक गैस का अपना सॉलिबिलिटी एबिलिटी होता है, मतलब लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हर गैस का अपना सॉलिबिलिटी वैल्यू होता है कि किसमें कितना सॉल्युबल होने की कैपेसिटी है, विच इज़ नोन एज सॉलिबिलिटी कोएफिशिएंट, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू गेट डिजॉल्व। सो वो आपका सिग्मा हो गया। सो हर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी नहीं बदलता है। सो वो आपका सिग्मा हो गया एंड द P इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। आप उस गैस पर कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हो या फिर उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर, जितना उसका प्रेशर होगा विद इन दैट सोल्यूशन उतना ही अमाउंट वो डिजॉल्व हो पाएगा। नाउ इफ़ आपके पास गिवन नहीं है दैट पार्शियल प्रेशर, अगर आपको पार्शियल प्रेशर नहीं पता हो तो उसके लिए हेनरी का एक दूसरा वे में भी एक्सप्रेशन है। फॉर दैट आपका जो सेकेंड वे में आपका हेनरीज लॉ है दैट स्टेट्स दैट that is Henry's law states that the partial pressure of the gas is proportional to the molar fraction of the gas in the solution and is expressed as follows: P is equals to KHX. So अगर आपको molar fraction wise आपके गैस का मोलर फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट्रेशन, सो आपके लिए कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा P होता है। वही अगर आपको मोलर फ्रैक्शन पता करना हो या फिर आपको पार्शियल प्रेशर ना पता करना हो, नहीं पता हो, देन देयर इज अनदर एक्सप्रेशन जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी गैस का मोलर फ्रैक्शन, मतलब कितना मोलर फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व होगा किसी भी सॉल्यूशन में, वो डिपेंड करता है आपका
किस पर प्रोपोर्शनल होता है टू द पार्शियल प्रेशर। यही सेम है जो आपका हेनरी का लॉ है, वो सेम है कि अगर आप कंसंट्रेशन वाइज देखें, अमाउंट वाइज देखें या मोलर फ्रैक्शन वाइज देखें, जिस वाइज भी देखिए, प्रेशर बढ़ेगा तो अमाउंट बढ़ेगा, मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नॉर्मली कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये सारा चीज़ आपका प्रेशर पर ही डिपेंड करता है। बट जहाँ आपका वहाँ कंसंट्रेशन बेस्ड था, यही आपका मोलर फ्रैक्शन बेस्ड है। सो इसके अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू KHX, मतलब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH। आपका एक हेनरी लॉ कांस्टेंट है। हेनरी लॉ कांस्टेंट भी आपका एक्चुअली एक सॉलिबिलिटी बेस्ड कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपका हर सब्सटेंस के लिए फिक्स्ड होता है, इनटू x। x इज द मोलर फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सो आपका जो स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का, वो यही है कि मोलर फ्रैक्शन कह लीजिए या कंसंट्रेशन कहिए या अमाउंट ऑफ गैस, ये आपका इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये आपका होता है। बट आपका जो एक एक्सप्रेशन है वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन आपका हो जाएगा सिग्मा P, वेर एज अकॉर्डिंग टू मोलर फ्रैक्शन आप देखिए तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोलर फ्रैक्शन X, KH X होता है। सो एनीवेज नाउ दस आपको इससे यही पता चलता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगा वो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। सो आपके यहाँ दो डायग्राम्स है, दैट इज A एंड B, विच एक्सप्रेसेस दिस थिंग। ये आपका शो करता है जब आप देखते हो कि डायग्राम A में लो प्रेशर है, जिसकी वजह से लो कंसंट्रेशन है। आपको दिख सकता है कि ऊपर में जो रेड डॉट्स है दे आर दी गैस मॉलिक्यूल्स, वेर एज नीचे की तरफ आपके सॉल्यूट है, जो ब्लैक डॉट्स है दैट इज योर सॉल्वेंट, दैट इज द लिक्विड सॉल्वेंट, जिसमें कि आपका जो गैस सॉल्यूट है उसका आपको दो डॉट दिख रहा होगा। मतलब ऊपर आपके गैसेस के लेयर है रेड डॉट्स, नीचे आपके ब्लैक डॉट्स है जो कि लिक्विड है। लिक्विड में आपको दो डॉट नज़र आ रहा है, जो कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए यहाँ पर आपका अभी कम कंसंट्रेशन है गैसेस का। वही जब आपका फिगर नंबर B में जहाँ पर प्रेशर को डबल कर दिया गया है, जैसे ही प्रेशर को डबल किया गया तो आपको दिख सकता है कि लिक्विड में 4 डॉट्स है, विच एक्सप्रेसेस कि जैसे ही आप प्रेशर को डबल करते हो तो कंसंट्रेशन भी डबल होता है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जितना टाइम्स आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही टाइम्स आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, बिकॉज वहाँ पर एक कोफिशिएंट वैल्यू भी है, कांस्टेंट वैल्यू भी है। सो वो कांस्टेंट वैल्यू अपना फिक्स रहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपका प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। सो नाउ लिमिटेशंस, हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी है। हेनरीज लॉ हर जगह आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। सो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। अगर गैस एंड जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसके बीच में किसी तरह का अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तब आपका हेनरीज लॉ काम करेगा, यानी कि जितना टाइम्स आपका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही टाइम्स आपका कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट भी इंक्रीज होगा। सो ये आपका तभी होगा अगर वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने से उसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी बढ़ सकता है, नॉट सिमिलर टू पार्शियल प्रेशर। जैसे कि मैंने यहाँ अभी स्टेट किया कि डबल करने से कंसंट्रेशन भी डबल होता है, बट वही अगर केमिकल रिएक्शन हो तो ऐसा हो सकता है कि आप पार्शियल प्रेशर डबल करोगे तो ड्यू टू रिएक्शन वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी बढ़ सकता है। अदरवाइज प्रेशर ना भी एक्सर्ट करो तो भी अगर आप गैसेस को जस्ट लिक्विड के साथ मिक्स ही करते हो एंड देन भी वो मिक्स हो जाएगा। सो हेनरीज लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड केस है गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन दिस सॉल्वेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आपका गैस मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा नहीं हो कि वो सॉल्वेंट में जाए एंड वो कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हेनरीज लॉ वहाँ काम आएगा। अगर वो टूट जाता है जैसे ही सॉल्वेंट में जाता है एंड उनके मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल जो है वो आयंस में बढ़ जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं, तो भी वहाँ आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देन प्रेशर ऑफ द गैस इज़ नॉट टू हाई। प्रेशर जो है गैसेस में आप जो प्रेशर अप्लाई करोगे वो बहुत हाई आपको अप्लाई नहीं करना है। एक आपका सर्टेन अमाउंट होता है, उतना ही प्रेशर आप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने से भी आपके लिए वो क्योंकि
उतना ही प्रेशर आपको एक्सर्ट करना है, जिससे कि लिक्विड में, जितना लिक्विड में गैस जा सकता है उतना आपको प्रेशर एक्सर्ट करना है। अब उसके बाद भी आप प्रेशर देते जाओगे बट गैस लिक्विड के अंदर जा ही नहीं सकता है, तो प्रेशर आप कितना भी, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, एक सर्टेन लिमिट तक ही वो जाएगा। उसके बाद तो लिक्विड के पास स्पेस ही नहीं होगा कि वो गैस को डिज़ोल्व कर सके। सो उसके बाद अगर आप प्रेशर देते भी हो तो भी क्या होगा, तो भी गैसेस जो है उसके अंदर और जा तो नहीं सकते हैं। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ गैस है वो स्केप हो ही जाएगा, जितना अमाउंट डिज़ोल्व हो सकता है जस्ट उतना ही अमाउंट डिज़ोल्व होगा। सो इन दैट केस भी आपका हेनरीज लॉ जो है वो काम नहीं आएगा, अगर आप प्रेशर टू मच हाई अगर आप प्रेशर दे देते हो। देन टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, हर गैसेस का अपना नेचर है। जैसे वाटर आपको पता है 100 डिग्री पर जाने के बाद वो वेपराइज होने लगते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म लेने लगता है। फिर 100 डिग्री से जैसे ही आप नीचे लाते हो तो वो सॉलिडिफाई होता है, धीरे धीरे 0 डिग्री पे ले जाते हो तो वही आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सॉलिड भी बन जाता है। तो वही गैसेस के साथ भी होता है, गैसेस भी आपका टू लो टेम्परेचर करने से गैसेस भी लिक्विफाई हो सकते हैं। सो दस आपको टेम्परेचर बहुत लो नहीं करना है। सो नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नाउ टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, गैसेस के केस में क्या होता है, टेम्परेचर का असर कुछ दूसरा ही होता है। जनरली आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इन केसेस ऑफ गैस टेम्परेचर इंक्रीज करने से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कीजिएगा जितना होना चाहिए, बिकॉज टू मच लो होने से फिर वो लिक्विफाई हो सकता है। बट नॉर्मल टेम्परेचर रखना, टेम्परेचर अगर टू मच हाई कीजिएगा तो सॉलिबिलिटी एक्चुअली आपका डिक्रीज होने लगता है, मतलब कि गैसेस फॉर्म में, हाँ उसे लिक्विफाई करने के लिए अगर आप टेम्परेचर लो करते हो तो वो अलग बात है, वो तब लिक्विफाई हो जाता है। सो बहुत लो नहीं करना है। बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो गैसेस का, जब वो गैसियस फॉर्म में है तब आप जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा सॉलिबिलिटी घटते जाता है। रीज़न क्या है, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक मोशन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। आपके सॉलिड या लिक्विड में चाहिए कि टेम्परेचर जाए, टेम्परेचर जाने से उनमें मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आएगा तो सॉलिड या लिक्विड जो भी है वो आपस में टकराएंगे एंड वो जल्दी सॉल्युबल होंगे एक दूसरे के साथ क्योंकि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। बट यू नो दैट गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव मोड में रहते हैं, वो ऑलरेडी मोशन में रहते हैं, उन्हें प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है एक साथ इकट्ठा करने के लिए। सो इन दैट केस अगर आप टेम्परेचर, आपको पता है कि लिक्विड या फिर सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है, वहाँ प्रेशर का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी उनमें जितना सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो होता है। गैसेस में ऑलरेडी नहीं है, अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर देते हो तो उनके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा मोशन में आएंगे। सो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर आप कितना भी एक्सर्ट करिए लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो और ज़्यादा मोशन में आएंगे तो वो फिर स्केप हो जाएंगे। दस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैसेस का टेम्परेचर आई मीन सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ये एक बहुत ही यूनिक आपको प्रोसेस दिखता है गैसेस के सॉलिबिलिटी के केस में। जनरली अगर किसी भी लिक्विड में आप गैस को डिज़ोल्व करके रखे हो एंड वहाँ पे अगर आप सॉल्ट मिलाते हो दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स, सो क्या होता है कि सॉल्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो जाकर गैसेस को हटाकर अपना जगह ले लेता है। बिकॉज जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का सॉलिबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ज़्यादा होता है, लिक्विड्स आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ज़्यादा सॉल्यूबल होता है इन कंपैरिजन टू गैस। गैस को तो आप प्रेशर एक्सर्ट करके सॉल्यूबल बना रहे हो लिक्विड के साथ, बट सॉल्ट नॉर्मली आपके लिक्विड के साथ ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। एंड दस क्या होता है, अब मान लीजिए कि ऑलरेडी सॉल्ट के लिए ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब आपके लिक्विड का फ्रेंडशिप सॉल्ट के साथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गैस। सो जिसकी वजह से क्या होगा, जब गैसेस सॉल्ट नहीं है तब तक वो गैस को अपने साथ रखा है, पर जैसे ही सॉल्ट आएगा सो लिक्विड क्योंकि सॉल्ट के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली वो गैसेस को हटाकर सॉल्ट को जगह देगा। सो दैट इज़ द थिंग कि यहाँ पर क्या होता है, इस मेथड को बोला जाता है सॉल्टिंग आउट। इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट फॉर्म से होते हैं लाइक सोडियम एंड क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस को कहा जाता है जो
किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में आने के बाद आयंस में टूट जाते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो सोडियम एंड क्लोरीन आयंस में डिवाइड हो जाते हैं Na+Cl- में। सो एनीवेज जैसे ही आप लिक्विड में डालते हो तो क्या होगा, लिक्विड सोडियम क्लोराइड को जगह देने के लिए उसमें मौजूद गैसेस को रिमूव करेगा एंड सॉल्ट के लिए जगह बनाएगा। तो जितना आप सॉल्ट डालते जाओगे उतने सारे गैसेस को वो हटाता जाएगा लिक्विड, और उतने ही सारे सॉल्ट को जगह देता जाएगा। जितना आप सॉल्ट डालोगे उतना गैसेस को रिमूव करके सॉल्ट के लिए जगह बनेगा। सो दस आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो घटता चला जाएगा, विच इज़ नोन एज सॉल्टिंग आउट। जब आप सॉल्ट को ऐड करते हो और गैस रिमूव होता है, इस मेथड को बोला जाता है, इस फेनोमेनन को बोला जाता है सॉल्टिंग आउट। सो गैसेस का सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐड करने से। नाउ नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शन। बट बिफोर दैट, टुडेज आईक्यू फैक्ट। Do you know from 1999 to 2017 more than 7 lakh of Americans have died due to overdosing of a drug? जी हाँ, साल 1999 से लेकर 2017 तक में 7 लाख से भी ज़्यादा अमेरिका में लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स की वजह से, मतलब कि मेडिसिन्स का एक्स्ट्रा डोज लेने से। सो always consult your doctor before taking any medicine, and the dose of the drug should be decided by a doctor or a pharmacist, not by a general person. So anyways, now the effect of chemical reaction. So now मैंने हेनरीज लॉ में कुछ लिमिटेशंस अभी बताए थे। सो हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल होता है अगर वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, ये मैंने बताया था, सबसे पहला लिमिटेशन यही मैंने कहा था। बट केमिकल रिएक्शन अगर हो जाए बिटवीन अ गैस एंड अ सॉल्वेंट, सो वहाँ पे सॉलिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। व्हेन यू ऐड HCl गैस विथ वाटर, वो प्रेशर की वजह से डिजॉल्व नहीं होते बल्कि वहाँ पे रिएक्शन हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, दोनों ही पोलर है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं बाय रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन की वजह से HCl गैस आपका डिजॉल्व होता है। दिस इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। सो ये आपका प्रेशर का इफेक्ट नहीं, मीन्स केमिकल रिएक्शन अगर किसी के बीच में हो जाए तो बजाय आपके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन। मैंने प्रीवियस पार्ट में एसोसिएशन के बारे में भी बताया है, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन हो रहा है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सॉल्वेशन नहीं हो रहा है। सो यहाँ प्रेशर हो या ना हो, एक बार अगर HCl गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया, तो वो फिर आपका जनरली आपका फिर निकलेगा नहीं, जो आपका HCl है वो वाटर से नहीं निकलेगा, HCl गैस। सो विद दिस टुडेज वीडियो इज एंडिंग। नेक्स्ट जो हमारा आएगा टॉपिक वो रहेगा सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पर एंड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर। सो फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल। इफ यस, देन प्रेस द बेल आइकन to get the notification. Thanks for watching and bye bye.